नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3rd है और इस प्रैक्टिस सेट में लाजवाब सेलेक्टेड 30 प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 संभावित प्रश्न होने वाले हैं। और इसके पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सीडीपी में 30 में से 30 जिनका ड्रीम्स है, सपना है, स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रैक्टिस सेट 3rd में 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना है, आप लोगों का फीडबैक कितना है। साथ ही साथ अंत में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे। ज्ञान के उद्देश्य से, ज्ञान प्रयोग के, अवबोध के या कौशल से होंगे। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्ज़ाम को फतेह करना। तो यहाँ पे सभी लोगों को कमेंट करना है। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे। तो इसके लिए उद्देश्य हमारा क्या होगा, कौशल। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी में चित्र बनाना सीखे हैं या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए जो प्रश्न हमारा उद्देश्य होगा, किसके उद्देश्य के लिए, कौशल के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ पे परिवर्तन दिया गया है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं तो ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। अपने माइंड की मेमोरी में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को सेव करते जाना है। तो इनमें से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन या अभ्यास से अनुभूति दोनों में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इनमें से एक परिवर्तन सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा, वह होगा अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात करेंगे। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न पर किसी भी भाई बहन गृहिणी अध्यापक का डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से क्रमांक पर अंकित सिद्धांत छात्रों में अरुचि पैदा करने वाला है। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत बताना आपको जो छात्रों को अरुचि पैदा करे, यानी छात्र उस पर इंटरेस्ट ना हो। उच्चारण शिक्षा सिद्धांत, लिखित अभ्यास, कोरा सिद्धांत, व्यवहार ज्ञान का सिद्धांत। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि ऐसा क्रमांक पर अंकित सिद्धांत जो छात्रों में अरुचि पैदा कर दे। यानी इससे पहले हमें जानना जरूरी कि रुचि किस में पैदा होगी। रुचि उच्चारण शिक्षा सिद्धांत में होगी, लिखित अभ्यास में होगी, व्यवहार ज्ञान का सिद्धांत में होगी, लेकिन कोरा सिद्धांत निरूपण इसमें अरुचि पैदा होगी। इसलिए कार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया है। देखिए, शिक्षा में देखते हैं संविधान संशोधन होते रहते हैं और संविधान संशोधन किस वर्ष में जो है इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। 1952, 76, 86 या 92। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को कमेंट करना है और फीडबैक करके बताना है। देखिए, शिक्षा का संविधान संशोधन द्वारा जिस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया है वह हमारा 1976 कहलाता है। क्या होगा, 1976 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय शिक्षा 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्व से राज्यों का उत्तरदायित्व था। पहले क्या था, राज्यों का उत्तरदायित्व हुआ करता था, लेकिन 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में डाला गया। उनमें से शिक्षा भी आपका शामिल है। ठीक है, आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया। यानी कहने बात हमारा प्रश्न इतना है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया, केवल यही है।
लेकिन ऊपर थोड़ा एडिशनल आपको ऐड कर दिया गया है जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोषण स्तर को सुधारने के प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1995 इज़ द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे हम NPNSP बोलते हैं, इसको शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशीलता जो होती है उसमें सुधार करने में मदद मिल सके। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। यहाँ पे सभी लोगों को कमेंट बॉक्स से कमेंट करते रहना है, आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है और अंत में आपको ये भी बताना है 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में प्राप्त किया। साथियों, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, यह संविधान की धारा है। तो किस धारा पे यह बात की गई है? तो सभी लोग जानते हैं 21A की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में 21A धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एवं अनिवार्य शिक्षा का मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है। इसके बाद आपका बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो संभावित प्रश्न हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं होती है? देखिए, जनतांत्रिक, इसको समझना जरूरी है। जी हाँ, कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति। देखिए, जनतांत्रिक जो शिक्षण नीति होती है उसमें योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क उद्दीलन होता है, लेकिन व्याख्यान नहीं होता। व्याख्यान शिक्षण नीति आपके जनतांत्रिक में शामिल नहीं होती है, बाकी योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क उद्दीलन ये सारे आपके शामिल हो जाते हैं। आइए अब सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और लाजवाब उत्तर भी होना चाहिए आप सभी का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40, 45, 50 या 55 घंटे। सभी लोग बताइए, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो इस बार 101% आपका जो है एग्ज़ाम फतेह होगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है दोस्तों 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम मतलब होता है कम से कम कितने कार्य घंटे जो है प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है, और वह दोस्तों 45 घंटे प्रति सप्ताह में कार्य जो यहाँ पे निर्धारित किया गया है RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। और आप सभी लोगों को पता है RT एक्ट 2009 से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका हम ऑलरेडी प्रश्न बना चुके हैं। इंड स्क्रीन पर आपको इसको वीडियो भी मिल जाएगा। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को इनमें से दायित्व पूरा करना होगा। आप देखिए, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप ये बताइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में है जो है, तो आपके लिए क्या दायित्व पूरा करना होगा? आपको विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका दायित्व क्या है कि पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मेन इंपॉर्टेंट आपका यह है। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। कुछ लोग उपरोक्त सभी भी ऑप्शन करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को समझना है और NCERT CBSE क्या सही रणनीति मान रहा है, ये चीज़ें भी आपको देखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? बुश, डेविड ह्यूम, DW एलन या एचीसस की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण विचारधारा की बात की जा रही है, तो इसमें बुश का नाम आता है, DW एलन का नाम आता है, एचीसन का आता है, लेकिन डेविड ह्यूम का नाम नहीं आता है। जो डेविड ह्यूम है आपके, यह सूक्ष्म शिक्षण विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो डेविड ह्यूम किस विचारधारा या किस सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको खोज करके कमेंट बॉक्स में अवश्य में शेयर करना है और बताना है और लोगों से चर्चा भी करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे, कमेंट करेंगे, आपका माइंड के जो मेमोरी है उसमें ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, ज़्यादा नॉलेजेबल आपकी मेमोरी सेव होगी सारी चीज़ें। दोस्तों, सीखने के लक्षण के रूप में क्या सही होना चाहिए? अगर कुछ चीज़ें सीखना है तो उसके लक्षण क्या हमें सही होगा? देखिए, सीखने के लिए सीखने की प्रक्रिया होती है,
जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, और अनधिगम भी सीखने के एक हिस्सा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सारे विकल्प जो है सीखने के शिक्षण के रूप में हमारे सही दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, आपने पढ़ा होगा मानव विकास में निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा होगा, अनुक्रमिकता का पढ़ा होगा, समान विशिष्ट का पढ़ा होगा, लेकिन प्रतिवर्ती का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मानव विकास के सिद्धांत में प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों सिद्धांत आपके दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? जीन पियाजे जी ने, सिम्पसन ने, डॉक्टर मेस ने या कॉल्सनिक ने कहा था? और आपको पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम करके सीखते हैं किसने कहा? दोस्तों, सिम्पसन एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है कि हम करके सीखते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, स्वयं कमेंट करेंगे, स्वयं आंसर को खोजेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर को सोचिए, ऑप्शन को पढ़िए, इसके बाद कमेंट करके फिर प्ले करके देखिए क्या सही हो रहा है। इससे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपको होता है और ज़्यादा चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग सीख पाते हैं। आइए बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, हेल, ए.पी. पावलोव या थॉर्नडाइक? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, और इस पुस्तक के लेखक और कोई नहीं, स्किनर महोदय जी। किसकी बात करेंगे? स्किनर मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है तो और भी आपका लाजवाब है, और आपको पता है इस प्रकार के कूट वाले प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सूची दी रहती होती है, नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कार्ल रोजर्स, कार्ट लेविन, बंडूरा, ब्रूनर, संज्ञानात्मक ये चीज़ें दी गई हैं और आगे सिद्धांत दिए गए हैं। इनके हमें प्रवर्तक बताना है कौन कौन से। देखिए, कार्ल रोजर की बात करते हैं तो ये हमारे किसके हो जाते हैं? स्व सामर्थ्य सिद्धांत की बात करते हैं। इसके बाद कर्ट लेविन की अगर बात आती है तो कर्ट लेविन का सामाजिक कार्य क्षेत्र सिद्धांत आता है। कर्ट लेविन का क्या आ जाता है? कार्य क्षेत्र सिद्धांत। इसके बाद बंडूरा का नाम आता है, तो बंडूरा को सभी लोग जानते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। इसके बाद ब्रूनर की बात की जाती है तो ब्रूनर हमारे किसके हो जाते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हमारा सही नहीं दिया गया है? बहुबुद्ध के सिद्धांत गिलफोर्ड, यही गलत दिया गया है। बहुबुद्ध के सिद्धांत कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत ए.पी. पावलोव, सभी लोग जानते हैं। मनोसामाजिक का सिद्धांत एरिक एरिक्सन की बात होती है। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम के प्रवर्तक आपके आसुबेल हैं। तो ये तीनों करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन बहुबुद्ध के सिद्धांत कौन है? सभी लोग बताइए, क्या गिलफोर्ड है या नहीं है? ऑप्शन हमारा कह रहा है पहला ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य शेयर कीजिए। साथियों, बात करते हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है। संभावित प्रश्न है और सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। संभावित प्रश्न है कि व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी किस पर विश्वास मानते हैं? तो दोस्तों, सभी प्रकार के व्यवहार सीखे जा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि सीखी नहीं जा सकती, लेकिन उसके लिए हो सकता है कुछ चीज़ें के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन सीख सब कोई सकता है। ठीक है, शिक्षक में सभी लोग सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन कोई पहली बार में पा जाता है, कोई 2-3 बार में पाता है, 5 बार 10 बार में पाता है। तो अपना अपना नॉलेजेबल, अपना अपना जो माइंड रीडिंग का जो गेम होता है वह चीज़ें हैं कि हमारी जो माइंड की मेमोरी है कितनी ज़्यादा एब्जर्व करती है, कितना जल्दी है सोचती समझती है। अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, तो वही संबंध कोहलर का किससे था? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे 3 जवाब आपके मिल रहे हैं, कह सकते हैं 3 प्रश्न और 3 उत्तर हमें मिल रहे हैं। स्किनर का संबंध किससे है? तो चूहों से हो गया। थॉर्नडाइक का संबंध किससे है? तो बिल्ली पर, यानी स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्लियों पर किया। तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो कोहलर ने वनमांसों पर प्रयोग किया था।
डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपसे रिलेटेड ही प्रश्न है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 बेहतरीन लाजवाब आपके एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, तो जो बेहतर ऑप्शन है वो हम बताएंगे। एक शिक्षक को देखिए, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी कोशिश कर रहा है, उसको कोशिश करने दीजिए। वो अपने से ठीक कर पाएगा तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो जब विचार को संप्रेषित करे, अगर कोशिश कर रहा है बताने की, संप्रेषित करने की, तो उन्हें ठीक नहीं, उसको बोलने देना चाहिए, फिर बाद में उसका सही चीज़ें बतानी चाहिए। और ऑप्शंस भी आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के लेना चाहिए। तो भयंकर शब्द अपने आप में पेडागोजी में नेगेटिव हो जाता है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। तो माप शब्द यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को ध्यान में देख कर भी हमें यहाँ पे सही करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, निम्नलिखित या निम्नलिखित में से किसको जो है अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, किसके? अधिगम सिद्धांतों में जो है अग्रणी कार्य करने पर उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन है दोस्तों वह? तो सभी लोग जानते हैं वह इवन पावलोव की बात करेंगे। पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। लार टपकती है, एक पावलोव का सिद्धांत आप एक समझ लीजिए ऐसे में स्वावलंबन, अभिलंबन, ये सारी चीज़ें हैं। और ऑलरेडी मैं ईपी पावलोव के बारे में डिटेल से बता भी चुका हूँ, इंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो डिटेल से ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसके बाद बीच में प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मनोवैज्ञानिक पेडागोजी की, ये भी आपकी क्लास आती रहेगी, यानी सीडीपी में बेस्ट क्लास आपको आएगी। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी आने वाले हैं। तो अपने फैमिली से जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को ताज़ा कीजिए, मजबूत कीजिए, इस बार एग्जाम को फतेह कीजिए। प्रश्न है दोस्तों, आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित परिणाम होता है। देखिए, स्किनर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बच्चों में भाषा विकास जिस का परिणाम होता है वह हमारा अनुकरण और पुनर्वलन के कारण हो जाता है। अनुकरण मतलब सीखना, पुनर्वलन मतलब दोहराना। दोनों चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टि से पेडागोजी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक सामग्रीकृत मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखिए, संज्ञानात्मक सामग्रीकृत मनोवैज्ञानिक जो होता है वह कर्ट लेविन है, कोहलर है, वर्दीमर है, लेकिन टालमैन नहीं है आपके। ठीक है, जो आपके संज्ञानात्मक समग्र आकृति मनोवैज्ञानिक आपके टालमैन नहीं है, बाकी ये सारे आपके मनोवैज्ञानिक कहला जाएंगे। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति दोस्तों आपके लैटिन भाषा से हुई है। साइकोलॉजी से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, जो मनोविज्ञान होता है, ये साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्द साइकी और लोगस से लिया गया है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या जीवन, और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात व्याख्या या आत्मा का अध्ययन। तो जीवन और आत्मा, व्याख्या मतलब अध्ययन, तो साइकोलॉजी को कहला जाती है आपकी। अगला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टेड है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, प्रायोगिक मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ये तीनों हमारे मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो व्यक्तित्व मनोविज्ञान होता है ये मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आपका नहीं आता। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आपका फीडबैक भी यहाँ पे सर्वोपरि है। सम्मान है जयसवाल सर, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, इनमें से किस में जो है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं होता है? देखिए, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाना ये मनोविज्ञान उपयोगी होता है। शिक्षण विधियों में चयन में इनमें भी उपयोगी होता है। छात्रों को अभिप्रेरित करना इनमें भी होता है। पशुओं पर प्रयोग, तो देखिए मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग पशुओं पर प्रयोग करने पर अभी तो नहीं हो रहा है, इसलिए अभी के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में किसने देखा है, तो फ्यूचर का हम नहीं जा बता सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? देखिए, नशा करना, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना, ये सारे बाल अपराध है। लेकिन कक्षा में नींद निकालना या कभी कभी नींद आ जाना, तो ये बाल अपराध के कृत्य पे नहीं आता है। आप बाकी ऑप्शंस देखा जाए, बाकी आप सभी लोग व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जन्मजात है। देखिए आप सभी लोग एक अनुभव है, स्कूल लाइफ से लेके बच्चों को भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल विद्यालय में भी पढ़ा रहे होंगे। तो जन्मजात है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये भी ज़रूर बताना कि आप लोग किस राज्य और किस स्टेट से हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग ये भी हमें शेयर कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ के लोग जो हैं प्रिपरेशन में अपने मजबूत को बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे सामने आती, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेना चाहिए। तो जन्मजात देखिए प्रेरणा होती है, रुचि होती है, अभियोग्यता होती है, अभिवृत्त होता है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जन्मजात? तो इनमें से जो जन्मजात मिलता है वह अभियोग्यता होती है। आपके अंदर की जो योग्यता होती है वह जन्मजात मिलती है। प्रेरणा आप कहीं से ले सकते हैं, रुचियाँ बदलती रहती हैं, अभिवृत्ति भी बदल जाती है। रुचियाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। बच्चे हैं तो अलग रुचियाँ होंगी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रुचियाँ बढ़ती जाती हैं, परिवर्तन होता रहता है। प्रेरणा भी, मोटिवेशन भी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अभियोग्यता जो होती है वह जन्मजात होती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? आजकल नेगेटिविटी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए ये नहीं शब्द है, इसको ध्यानपूर्वक देख लेना है कि पॉजिटिव प्रश्न है कि नेगेटिव प्रश्न है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का निर्माण करना, विद्यार्थियों को समझना या विद्यार्थियों को विभिन्न प्रश्नों को समझने योग्य बनाना। चारों ऑप्शंस आपको बेहतरीन दिख रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और वह कमज़ोर ऑप्शन विद्यार्थियों को समझना। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जागरूक करना, उनको ज्ञान का निर्माण करना, विद्यार्थियों के विभिन्न प्रश्नों को समझना और उनको योग्य बनाना। आइए बात करते हैं 2 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के और बचे हुए हैं। दोस्तों बालकों के जो संवेदनात्मक विकास के संदर्भ में इनमें से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त हो सकता है? उदासीन, प्रभुत्ववादी, सहयोगपूर्ण या वर्जनहीनता या अनुगत? तो कहीं नहीं, सहयोग शब्द जो दिया गया है अपने आप में पॉजिटिव होगा, लेकिन ध्यान ये भी देना है कि बालकों में संवेदनात्मक विकास के संदर्भ में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बालकों को संवेदनात्मक विकास के संदर्भ में किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त हो सकता है? उदासीन तो नहीं हो सकता, प्रभुत्ववादी। अब सहयोगपूर्ण या वर्जनहीनता या अनुगत बचता है। 2 में से कौन सा होगा? चलिए 50-50 पे इस प्रश्न को रख रहे हैं, और इसका जवाब आपसे हम चाहेंगे कि आप लोगों का जवाब इस पर क्या आता है। ठीक है, आंसर को मत देखिएगा, आपको जवाब कमेंट करके अवश्य शेयर करना है, क्योंकि इस पर दोनों पे डाउट हमें लग रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक को मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। ये एग्जाम्पल उदाहरण किस प्रकार का है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधित सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए कक्षा में प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से अगर डरने लगता है, तो ये एग्जाम्पल्स जो होगा वह अनुबंधित सिद्धांत का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? अनुबंधित सिद्धांत का ये आपका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास CDP के हमने 30 प्रश्न लाजवाब सेलेक्टेड प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न किए हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आने वाले हैं जो नए नए प्रश्न, नए नए क्रिएटिविटी आएंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में देखकर ये प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है, तो ध्यानपूर्वक कमेंट करना है, प्रत्येक क्लास को अटेंड करना है। 7 PM में डेली हमारी कोशिश रहती है क्लास को देने की, तो 7 PM में आइए, विजिट कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, मजबूत कीजिए और इस बार CTET एग्ज़ाम को फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का साथियों, जल्दी आपके कल फिर इसी टाइम पर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।